आप सभी को नमस्कार। मुझे सुभाष चंद्र बोस पर अपने विचार साझा करने का मौका दिया गया। मैं सब आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा कहा जाता है कि एक गांधीयन नेतृत्व के विरुद्ध 1939 में एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता होते हुए भी जो कांग्रेस और गांधी की जो नेतृत्व था उसका एक वैकल्पिक विचारधारा पेश करने का प्रयास करते हैं और अपने को नेतृत्व के रूप में भी पेश करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि 1929 के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो महत्वपूर्ण राजनेता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करते हैं और कांग्रेस के अंदर जो वामपंथी खेमा था उसके महत्वपूर्ण नेता थे और वह महात्मा गांधी के भी नज़दीक थे। लेकिन धीरे धीरे 1939 तक आते आते वही जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी 1942 में जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और कांग्रेस के इर्द गिर्द और वैचारिक सोच और एक वैकल्पिक जो विचारधारा है इसके इर्द गिर्द हम मूव करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे और उसी में सुभाष चंद्र बोस किस तरह के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं कि 1942 में जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी अपना सक्सेसर घोषित करते हैं, उन्हें भी अपना पुत्र मानते हैं और दूसरा पुत्र सुभाष चंद्र बोस, जिनको रुद्रांशु मुखर्जी हिस्टोरियन ने कहा कि प्रोजल सन थे। प्रोजल सन का एक कहावत ये है कि यीशु ने अपने दृष्टांत लूका के दृष्टांत 15 में कहा था कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे और एक छोटा पुत्र अपने संपत्ति का हिस्सा मांगता है और घर छोड़कर चला जाता है और घर जाने के बाद उसे बहुत तरह की दिक्कतें होती है, अपने संपत्ति को नष्ट कर देता है और पुनः अपने बापू के पास लौटना चाहता है और बापू तत्पर है अपने बेटे को स्वागत करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये गांधी के जो प्रोजल सन सुभाष चंद्र बोस थे शायद भारत न लौट पाए और जो कि बापू उनको रिसीव करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि वह उनकी नीतियों पर चले। इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि 1939 में जो मतभेद होता है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है कांग्रेस से और महात्मा गांधी का जो गांधीयन लाइन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गांधीयन और जो कांग्रेस की स्थापित विचारधारा थी उससे मतभेद रखते हैं। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में वही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और वहाँ पर आइडियोलॉजिकल कांग्रेस के जो नीति है और जो इनकी नीति है उसमें करीब करीब आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, समानता है। हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हम सुभाष चंद्र बोस की वैचारिक सोच की बात कर लें। सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है वो मोटे तौर पर एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक की बात करते हैं कि एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य होगा, राज्य का जो स्वरूप होगा, माइनॉरिटी जो कल्चरल जो लिंग्विस्टिक जो डिफरेंस है, जो लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी है, जो भाषाई विभिन्नता है, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो माइनॉरिटी राइट्स है, उसकी वकालत करते हैं। लेकिन कभी कभी समतामूलक समाज की स्थापना करने की वकालत करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जब वो बात करते हैं तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी है उसके भी समर्थक दिखाई पड़ते हैं और उसका कारण है कि बंगाल में जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 18वीं शताब्दी में, जिसमें बंगाल का एक नोवेल में जो एक सेक्रीफाइशियल सन्यासी को हीरो के रूप में पोर्ट्रे किया गया था उस नोवेल में, उसका प्रभाव सुभाष चंद्र बोस पर दिखाई पड़ता है और वह कहीं कहीं पर एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की वकालत करते हुए भी दिखते हैं।
एक डिसिप्लिन और एक समतामूलक समाज हो, इसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का वो प्रयास करते हैं। अपनी जो पुस्तक लिखते हैं इंडियन स्ट्रगल, जो भारतीय संघर्ष, जो 1934 में विदेश में लिखते हैं और 1935 में वो प्रकाशित होती है, ये किताब वो विदेश में लिखते हैं। और वहीं पर जो उनकी एक सहयोगी थी एमिली सेंकेल, उनसे धीरे धीरे वो सहयोग करने के लिए किताब सहयोग करते हैं और वहीं पर उनसे लव हो जाता है और फिर बाद में शादी भी कर लेते हैं। जब वो किताब आती है 1935 में और फिर एक दूसरा खंड 1935 से 1942 तक भारतीय संघर्ष का दूसरा खंड जो बाद में 1948 में प्रकाशित होता है, तो ये भारतीय संघर्ष में उनके अपने वैचारिक सोच को रेखांकित करते हैं। भारतीय संघर्ष अपने पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस यह कहने का प्रयास करते हैं, वह समकालीन इतिहास, भारत के समकालीन इतिहास पर एक प्रकाश डालते हैं 1920 तक का। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भारत में जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो भारतीय परंपरा में ही था, हमें पश्चिम की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जो भारत को आज़ादी दिला सकता है और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में है। और सभी संगठन, सांप्रदायिक संगठनों को छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सभी विचारधारा के लोगों से सहयोग लेना चाहिए इस आज़ादी के संघर्ष में। वो अपनी पुस्तक में इसकी वकालत करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर उनका वैचारिक फिसलन होता है। वो कहते हैं कि जो साम्यवाद है और जो फासीवाद है, इसके सिंथेसिस से वो बोलते हैं कि वो हिंदी में लिखते हैं कि एक साम्यवाद समाज बनेगा। साम्यवाद मतलब बराबरी का समाज। वो कहते हैं कि जो समाज साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है और जो फासिज्म है, उसमें एक समानता है। क्या समानता है कि ये पार्टी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, ये पार्टी रूल की बात करते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर राज्य की प्राथमिकता को निश्चित करते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिनाउंस करते हैं। और इन दोनों के समानता से एक साम्यवाद बनेगा। न वो साम्यवाद का समर्थक है न फासीवाद का, लेकिन दोनों के मिश्रण की वो वकालत करते हैं। फिर अपने भाषण में, पूरे अपने राजनीतिक कैरियर में 3 बार वो ऑथोरिटेरियन स्टेट की वकालत करते हैं। और शायद इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि देश की जो गरीबी है, देश की जो समस्या है, अशिक्षा है, गरीबी है, रोजगार है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्या है, आज़ादी के बाद भी ये एक ऑथोरिटेरियन स्टेट होगा तो इन समस्याओं को हल कर देगा। शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था न कर, लोकतंत्र के समर्थक हैं लेकिन एक ऑथोरिटेरियन स्टेट की वकालत करते हैं। लेकिन फिर बाद में वो फासीवाद और नाजीवाद का जो ऑथोरिटेरियन टोन है उसका वो समर्थक हैं, उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य देश की आज़ादी लेना है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से देश को मुक्त कराना है, चाहे इसके लिए सैक्रिफाइशियल पेट्रियोटिज्म जो है उसकी वकालत करते हैं, बलिदानी देशभक्ति रहती है और हमारा तरीका कुछ भी हो लेकिन उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना है। और वह तरीका अगर हमें फासीवाद और नाजीवाद का भी समर्थन लेना हो तो हमें नहीं चुकनी चाहिए। लेकिन वो फासीवाद और नाजीवाद का समर्थन नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर उसके मेथडोलॉजी से प्रभावित होते हैं। खास करके मुसोलिनी का, जब गांधी का साल्ट मार्च है उसकी तुलना वो मुसोलिनी के रोम यात्रा से करते हैं कि उसी तरह की मुसोलिनी की यात्रा थी। लेकिन कहीं कहीं पर जब रजनी पामदत्त जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं या रोमा रोला जो गांधी के बायोग्राफर हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी पर, उनसे जब बातचीत होती है तो वहाँ पर
वो फांसीवाद की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां हैं, इसका विरोध करना चाहिए। तो मोटे तौर पर अपनी पुस्तक में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के मध्यम मार्गी जो विचारधारा है उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जमींदार और मजदूर किसान के बीच जो अंतर विरोध है, पूंजी और श्रम के बीच जो अंतर विरोध है, उच्च जाति और डिप्रेस्ड कास्ट के बीच में जो अंतर विरोध है, जो महिला और पुरुष के बीच जो अंतर विरोध है, उसकी समस्या का समाधान ये मध्यम मार्ग से कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे करना चाहते हैं इसका एक वैकल्पिक खाका नहीं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक आलोचना करते हैं, गांधीयन लीडरशिप को आलोचना करते हैं। ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसी के साथ हम उनका जो पॉलिटिकल और जो इंटेलेक्चुअल और जो इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन होता है, बचपन से कैसे शुरू होता है, हम एक उस पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बचपन में बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में, कटक में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा। मिशनरी स्कूल था। उस मिशनरी स्कूल में वो देखते हैं कि नस्लीय भेदभाव हो रहा है। उस स्कूल में 15% भारतीय विद्यार्थी थे, लेकिन वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा लिखते हैं 1937 में यूरोप में। उस आत्मकथा का नाम है इंडियन पिलग्रिम, भारतीय तीर्थयात्री। और ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि 10 दिन में 10 चैप्टर लिख देते हैं। शायद उनको एहसास है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन का नेतृत्व करना है। उस समय तक महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिख दिया था, जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी आ गया था, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। शायद उन्हें जल्दीबाजी थी कि हमें भी मेरा भी, क्योंकि फिर भारत जाने के बाद हम अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख पाएंगे। तो वो लिखते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिसमें वो अपने बचपन के दिनों से लेकर के राजनीतिक गतिविधि की चर्चा करते हैं। और फिर उनका एक चैप्टर रहता है माय फेथ राजनीतिक, माय फेथ पॉलिटिकल, माय फेथ फिलोसफिकल। और उसके पहले के चैप्टर रहते हैं उनके ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं कि जब वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे, जिस मिशनरी स्कूल में जहाँ पर नस्लीय भेदभाव था, वहाँ पर भारतीयों के साथ स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो या वॉलंटरी कोर्स में ज्वाइन करने की बात हो, तो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें मौका नहीं दिया जाता था और ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और उन्होंने अपने पेरेंट्स से जिद करके स्कूल छोड़ने का निर्णय किया और फिर एक हिंदी मीडियम जो भारतीय पद्धति की स्कूल थी उसमें वो ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर जो उसके प्रचार थे बेनी माधव दास, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। उनकी आध्यात्मिकता से, जो भारतीय सभ्यता का जो नैतिक और जो आध्यात्मिक मूल है उससे प्रभावित होते हैं, उससे परिचित होते हैं। और वह फिर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होते हैं। विवेकानंद से ये प्रभावित होते हैं कि जो मानवता की सेवा ही धर्म है। वो रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होते हैं कि जो आत्म उद्धार है, आत्म उत्सर्ग से ही आत्म उद्धार होगा। और फिर वो अरविंदो घोष से भी प्रभावित होते हैं, जो अध्यात्म और राजनीति का सम्मिश्रण है। और जो स्वदेशी आंदोलन में जो वामपंथीय उभार का विचार जो अरविंदो घोष के विचारों में मिलता था, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और इसी के साथ बचपन के दिनों में ही वह कटक के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं छुट्टी के दिनों में, और वहाँ देखते हैं कि
जो अमीरी और गरीबी की खाई है, जो ग्रामीण भारत में जो गरीबी है, जो समस्याओं का अंबार है, उसे काफ़ी वो विचलित होते हैं। वह जो भारत की जो सन्यासी कल्ट है, जो धार्मिक स्थल है, जो संत और सन्यासी हैं, उससे मिलते हैं, धार्मिक स्थल का भ्रमण करते हैं 15 साल की आयु में, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कर्मकांड और अंधविश्वास का बोलबाला है। उससे उनकी विरक्ति होती है। फिर वह, लेकिन भारतीय सभ्यता का जो नैतिक मूल्य है उसे वो प्रभावित होते हैं, और फिर 1916 में वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका नामांकन होता है। और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक घटना होती है, प्रोफेसर ओटेन होते हैं जो छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव करते हैं और एक छात्र की पिटाई कर देते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय छात्रों के एक समूह ने प्रोफेसर ओटेन की पिटाई कर दी और आरोप सुभाष चंद्र बोस पर लगा, और इन्हें इंक्वायरी कमेटी बैठी और इन्हें दंडित किया गया, और दंड स्वरूप इन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं विटनेस था, मैंने घटना में मैं सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन उन भारतीय छात्रों के हितों की वकालत कर रहे थे। अपनी आत्मकथा में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इस निष्कासन ने मुझे भविष्य का एक रास्ता दिया, मुझे संकट के समय एक आत्मसाहस और संतुलन बनाए रखने की कला का विकास किया, मुझे नेतृत्व की पूर्वानुभव का विकास किया, भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में विचलित नहीं होना है, इसका मुझे बढ़ावा दिया, और सीमित रूप में एक आत्म बलिदान की भावना का विकास किया। ये आत्मकथा में खुद लिखते हैं। जब 1 साल बाद वो फिर कलकत्ता लौटते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं, लेकिन एक स्कॉटिश कॉलेज में उनको नामांकन दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप दूसरे कॉलेज में नामांकन लेंगे, वहाँ से वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और फिर 1919 में लगभग उनके जब कटक लौट कर आते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि आपको 24 घंटा का हम समय देते हैं, आपको विदेश जाना है, आप 24 घंटा में आप बताइए ICS की परीक्षा देना है, अब विदेश जाना चाहते हैं कि नहीं। और परिवार और लोगों के सलाह पर वह तय कर लेते हैं कि ठीक है हम विदेश जाएंगे, और 1920 में वो विदेश जाते हैं। और तब तक नामांकन कहीं नहीं होता है, लेकिन वो एक दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाते हैं और किसी प्रोफेसर से मुलाकात करते हैं, तो वह प्रोफेसर तैयार हो जाता है कि आपको हम एडमिशन दे देंगे, आप जून 1921 तक आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और फिर 8 महीने बाद ICS की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, और 1920 में उस पूरे परीक्षा में इन्हें 4था स्थान प्राप्त होता है। और फिर तब सफलता मिलने के बाद अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को वो कहते हैं कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के किसी भी हैसियत में एक कर्मचारी के रूप में, क्योंकि यह जो ब्रिटिश हुकूमत है अन्याय पर टिकी हुई है, और मैं इसके अंदर सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी, मेरे लिए अपमान की बात होगी। और वह नौकरी छोड़ देते हैं। 1921 में महात्मा गांधी के पास बम्बे में वो जाते हैं, और वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं महात्मा गांधी के पास गया तो वेस्टर्न अटायर में थे। महात्मा गांधी हंसी के साथ स्वागत करते हैं, और ये अपने ड्रेस के बारे में असहज हो जाते हैं, और महात्मा गांधी के समक्ष इनका वार्तालाप शुरू होता है। उस वार्तालाप में ये क्वेश्चन की बौछार लगा देते हैं महात्मा गांधी से कि आपका एक कैटेगरिकल क्लियर कंसेप्शन ऑफ स्ट्रगल क्या है, आपका संघर्ष किन किन तरीकों से गुजर कर जाएगा। जो असहयोग आंदोलन, नो टैक्स कैंपेन, भारत का
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और बहुत सारे ऐसे सवाल थे, भारत की आज़ादी का सवाल। इतने सवालों को रखते हैं, महात्मा गांधी के एक प्रश्न से वो संतुष्ट होते हैं और बाकी महात्मा गांधी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। शायद उन्हें ये महसूस होता है कि शायद इन प्रश्नों का जवाब शायद महात्मा के पास भी नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते हैं। एक तरह से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन महात्मा गांधी उन्हें सलाह देते हैं कि आप कलकत्ता जाइए और CR दास के पास उनके राजनीतिक सहयोगी बनिए और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होइए। वो CR दास के पास जाते हैं कलकत्ता और उनको लगता है कि हमारा जो राजनीतिक दीक्षा है अब शुरू हो गया है और हमारे गुरु मिल गए हैं। CR दास उस समय 1921 में बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उसी समय असहयोग आंदोलन होता है और असहयोग आंदोलन 1922 में महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। लोगों में एक निराशा की भावना रहती है, लेकिन गांधी को एहसास था कि यह हिंसक हो रहा है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पर ले जाना है। यह वही काल था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक रेडिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के रास्ते बदल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक जनाधार था वो विस्तृत और व्यापक होता जा रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े बड़े शहरों से गांवों और कस्बों और गांवों तक ले गए। समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोग, महिला, डिप्रेस्ड कास्ट, ट्राइबल, किसान को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करने का कार्य किया गया। एक राजनीतिक रेडिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था पॉलिटिकल एक्टिविटी में। उसी समय सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में CR दास के सहयोगी के रूप में काम करना शुरू करते हैं। उसी समय कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा थी, प्रो चेंजर और नो चेंजर की। एक विचारधारा थी कि हम काउंसिल के अंदर जा कर के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को रुकावट डालेंगे, और एक महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग थे नो चेंजर थे कि नहीं, काउंसिल में चुनाव में भाग नहीं लेना है और काउंसिल में नहीं जाना है। लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू इसके वकालत करते थे और 1923 में स्वराज पार्टी बनती है कांग्रेस के अंदर और चुनाव में इन्हें अच्छा खासा विजय हासिल होता है। CR दास कलकत्ता म्यूनसिपैलिटी के मेयर होते हैं और सुभाष चंद्र बोस उसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। उस समय सुभाष चंद्र बोस का एक कंट्रीब्यूशन था कि नगर निगम में जो कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो स्थानीय समस्याएं हैं उसका समाधान बहुत अच्छी तरह से करते हैं। प्राथमिक स्कूल, फ्री स्कूल हो, या शिक्षा की व्यवस्था हो, या जो रोड की सफाई का मामला हो, जो भी स्थानीय स्वशासन का काम है, बड़ा ही इफ़िशिएंटली उसका ये उन कार्यों को संपन्न करते हैं। उसी समय 1927 में, इसके बाद 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है और उसमें होता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और हमारा उद्देश्य पूर्ण आज़ादी का होगा। ये मद्रास कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में तय किया जाता है। फिर 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करते हैं पूर्ण आज़ादी का। जो कांग्रेस का आधिकारिक प्रस्ताव था वो पूर्ण आज़ादी का, पूर्ण स्वराज का नहीं था। मोतीलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी और कांग्रेस के स्थापित नेतृत्व एक तरफ था। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वो सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
का उद्देश्य घोषित किया गया था, तो ये प्रस्ताव पूर्ण स्वराज का पारित होना चाहिए। इवन अपने पिता मोतीलाल नेहरू और गांधी के व्यक्तित्व और उनके क्रोध को इन्हें झेलना पड़ता है और इनकी प्रस्ताव हार जाते हैं, इन्हें समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन नेतृत्व इनसे खफा हो जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस में एक वैचारिक संघर्ष चल रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, जिसका घोषणा था पूर्ण आज़ादी का कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण आज़ादी की घोषणा करेंगे। उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भी सक्रिय भाग लेते हैं। 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस माइनॉरिटी राइट्स पर, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसको कहा जाता है कि 1931 कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन था वह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसने नागरिक और राजनीतिक अधिकार, माइनॉरिटी राइट, सेकुलर स्टेट की बात करता है। और उस ड्राफ्ट को महात्मा गांधी मूव करते हैं। वहाँ पर 1930 के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित नेता हो जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी नेतृत्व के रूप में उभर कर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक में भी कहते हैं कि हम वामपंथी खेमा के हैं। वो गांधीयन नेतृत्व से अपने को अलग मानते हुए अपनी पुस्तक में उसकी चर्चा करते हैं। फिर वो विदेश चले जाते हैं, जो 1934 में किताब लिखते हैं, और वह 1934 में पुनः अपने पिता की मृत्यु की समाचार सुन करके वो भारत लौट कर आते हैं। भारत लौटने के बाद फिर वो संभवतः 1935 में फिर विदेश में रहते हैं। 1936 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1937 में फैजपुर में अध्यक्षता करते हैं। महात्मा गांधी धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वैचारिक सोच है उसमें उन्हें ढालना चाहते हैं। 1936 में जब जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे, तो उन्होंने अपना संबोधन डियर कॉमरेड से शुरू किया और समाजवाद, जबकि वो कह रहे थे कि हम मार्क्सियन समाजवाद का जो वायलेंस है, जो क्लास स्ट्रगल है, उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मार्क्सियन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जो मार्क्स की जो रूस का समाजवाद है उससे प्रभावित दिखाई पड़ते हैं और एक ऐसा समाजवाद की वकालत करते हैं जो समाज में समानता लाए, अहिंसक तरीकों से, अहिंसा के रास्ते। डेमोक्रेटिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक माध्यम बनेगा जो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा, ऐसा जवाहरलाल नेहरू वकालत कर रहे थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो स्थापित नेतृत्व था इनसे खफा था। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य थे, ये अपने अनुसार जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन करें, चयन करें, तो इन्हें आज़ादी नहीं दी गई। इन्हें धीरे धीरे कांग्रेस के नीतियों और आदर्शों में धीरे धीरे ढालने का प्रयास किया जा रहा था और धीरे धीरे ढलने का उन्होंने प्रयास किया। 1938 में महात्मा गांधी के सुझाव पर यह तय किया गया कि हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करेंगे और सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा में जाते हैं तो 51 जोड़ी बैलों के रथ पर उन्हें अधिवेशन में ले जाया जाता है। जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, दो मायनों में महत्वपूर्ण था।
एक कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का जो प्रदेश है वहाँ पर ये अधिवेशन हो रहा था। 2 जनरेशन का मिलन था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को वो पुत्र की राजनीतिक पुत्र मान रहे थे महात्मा गांधी। और दूसरा, महात्मा गांधी दो इंटरजेनरेशन था। और हरिपुरा कांग्रेस में डायस पर आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, और ये अपने उद्बोधि जो अपना ये भाषण देते हैं हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में, तो कांग्रेस की जो स्थापित नीति है, देखिए मतभेद यहाँ पर यह है कि जब वो भाषण देते हैं, इनका भी जो विचारधारा है वहाँ पर अहिंसा की बात करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करते हैं, वहाँ पर एक समाजवादी राज्य होगा उसकी बात करते हैं, जो समाज में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, जो औद्योगिक विकास हो, जो समाज में गरीबी है, भुखमरी है, जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा, एक प्लानिंग कमीशन हो और उस योजना के तहत इन समाज की इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ऐसा अध्यक्षीय उद्बोधन में सुभाष चंद्र बोस बात करते हैं और इनकी प्रशंसा भी हुई। फिर 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपनी दावेदारी घोषित किया कि हम भी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। फिर आज़ाद तैयार नहीं होते हैं कि सर्व कॉन्सेंसस कैंडिडेट नहीं रह गए, तो पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव होता है। इन्हें कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि आप चुनाव न लड़ें, आम सहमति से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तैयार नहीं होते हैं। और हम देखते हैं कि उसी समय एक समस्या ये भी थी कि इन पर सहमति, मुझे जो लग रहा है कि जो कांग्रेस, महात्मा गांधी कांग्रेस और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वही उसकी वैचारिक सोच थी कि अहिंसक तरीके से भारत में आज़ादी प्राप्त करनी है। उस समय सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, जो 1939 का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध मुहाने पर खड़ा था, फांसीवाद और नाजीवाद इटली और जर्मनी में उसका विकास हो चुका था। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जो मित्र राष्ट्र हैं और जो धुरी राष्ट्र हैं, इनके बीच संघर्ष इनएविटेबल था, लग रहा था कि होना संभव निश्चित है। उस समय सुभाष चंद्र बोस इस बात की वकालत कर रहे थे कि अभी सही समय है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को आक्रामक रूप लिया जाए, संघर्ष किया जाए और भारत की आज़ादी को प्राप्त किया जाए। ये सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे। महात्मा गांधी और शीर्ष नेतृत्व को भय था कि ये आंदोलन हिंसक न हो जाए, और ये संभव नहीं है। वो अपने तरीके से, अहिंसक तरीके से, जो कांग्रेस की जो नीति है उसके अनुसार आंदोलन होगा। फांसीवाद और नाजीवाद पर भी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार झलक कर आ रहे थे, उससे कांग्रेस नेतृत्व सहमत नहीं था। जवाहरलाल नेहरू से भी वैचारिक मतभेद होते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि फांसीवाद और जो नाजीवाद है वो पूंजीवादी व्यवस्था का एक ब्रूट फॉर्म है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात कर रहा है, आक्रामक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, और भारत को इस समय
फांसीवाद और नाजीवाद का विरोध करना चाहिए। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी विरोध करेंगे, लेकिन अभी इस ऐतिहासिक दौर में हम फांसीवाद और नाजीवाद का समर्थन नहीं करेंगे। हम आंदोलन को अहिंसक तरीकों पर ले चलेंगे। खैर, 1939 में चुनाव होता है और इन्हें मना करने के बावजूद भी ये चुनाव में विजयी घोषित हो जाते हैं। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जब ये चुनाव होता है तो महात्मा गांधी के 3 फॉलोअर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजा जी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व के दावेदारी के विरुद्ध वो इस्तीफा देते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देते हैं और जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं कि आप इस संयुक्त बयान पर आप भी सिग्नेचर कीजिए और उनकी दावेदारी की आलोचना कीजिए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि न हम आपसे सहमत हैं और न हम सुभाष चंद्र बोस से सहमत हैं। यह सिद्धांत की बात है, मैं इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, लेकिन जो वैचारिक सोच सुभाष चंद्र बोस रख रहे हैं उससे भी हम सहमत नहीं हैं। और आपके साथ हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये सिद्धांत ये हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा करेगा और मेरे सिद्धांत का सवाल है, तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम आपके संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस को उस समय ये लग रहा था, वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित थे। उनको ऐसा लगता था कि सुभाष चंद्र बोस वैचारिक रूप से हमारे दल में सम्मिलित हो जाएं, तो सुभाष चंद्र बोस ही एक ऐसा नेतृत्व है जो वामपंथी विचारधारा के हैं, हमारा समर्थन दें तो हम महात्मा गांधी और उनकी नीतियों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उन्हें बार बार आगाह करते हैं कि ये जो रास्ते हैं ये ठीक नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नेहरू का माइंड कुछ और है, नेहरू's माइंड इज मूविंग वन डायरेक्शन एंड हिज हार्ट इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। इनका हार्ट गांधी के पास है, माइंड कहीं और है, ये आरोप लगाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब ये चुनाव होता है, चुनाव के बाद, चुनाव अभी नहीं हुआ, 21 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इस प्रश्न पर विचार करते समय झूठे संकोच की भावना को अलग हटा देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, भारत में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष की क्रमिक तीक्ष्णता नए विचारों, सिद्धांतों, समस्याओं और कार्यक्रमों को जन्म दिया है। इन परिस्थितियों में चुनावी प्रतियोगिता कोई अवांछनीय बात नहीं है। वो कहते हैं कि चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है। 24 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस फिर कहते हैं कि व्यापक रूप से ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगले वर्ष कांग्रेस के दक्षिणपंथी और ब्रिटिश सरकार के बीच संघ शासन के स्कीम के बारे में कोई समझौता होने की संभावना है। नतीजन दक्षिणपंथियों को ऐसा वामपंथी अध्यक्ष पसंद नहीं है। ये एक तरह से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाते हैं। 29 जनवरी को चुनाव होता है, वो विजयी घोषित हो जाते हैं। उस आरोप में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को जवाब देते हुए कि कांग्रेस अध्यक्ष का थोड़ा अनुभव मुझे भी है। कई मौक़ों पर मैं इस्तीफा देने की हालत में पहुंच गया था, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि पद के बिना मैं अपने उद्देश्य और कांग्रेस के लिए बेहतर काम कर सकूंगा। मैंने सुभाष बाबू को खड़ा नहीं होनी चाहिए था। मुझे लगा कि पद ग्रहण से प्रभावी काम करने की और मेरी क्षमता, उनकी और मेरी क्षमता कम हो जाएगी।
उनकी तीक्ष्ण मेघा और अनूठी अंतर्दृष्टि के प्रति मेरा सम्मान साल दर साल बढ़ता रहा है, लेकिन इस प्रतियोगिता ने एक खास तरह का एक समस्या पैदा कर दिया। वो चुनाव जीत जाते हैं। अब समस्या आता है कि वो बार बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व को चुनौती देते हैं और दक्षिणपंथी कहते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू फिर बयान देते हैं। वो कहते हैं, प्रिय सुभाष, चुनाव सुभाष चंद्र बोस विजयी हो गए हैं। 4 फरवरी 1939 को 1939 को नेहरू जी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं कि प्रिय सुभाष, शांति निकेतन में हम लोगों ने 1 घंटे से अधिक समय तक बातें की, लेकिन मैं खेद के साथ स्वीकार करता हूं कि हम स्थिति को स्पष्ट करने में सफल नहीं हो सके। हम सफल हो भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं। हमने इन परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन यह परिणाम स्वयं ही हम पर निर्भर है और खासकर आप पर। मैंने आपसे कहा था कि प्रतियोगिता में आपके चुनाव से कुछ भूल हुई है और कुछ हानि हुई है। मैं भलाई को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस हानि से आशंकित हूँ जो होने वाली है। मैं अब भी सोचता हूँ कि यह टकराव इस रूप में न घटित हुआ होता तो अच्छा होता। भविष्य का सामना करना है, हमें भविष्य में एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं। वो कहते हैं कि आप कांग्रेस को क्या रूप देना चाहते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू अपने लेटर में लिखते हैं। उससे क्या आप चाहते हैं, इस बारे में मैं बिल्कुल अंधकार में हूँ। मैं नहीं जानता कि आप किनको वामपंथी और किनको दक्षिणपंथी मानते हैं। अध्यक्ष पद के प्रतियोगिता के समय आप अपने वक्तव्य में इन शब्दों का जिस रूप में प्रयोग किया था, उससे ऐसा लगता है कि गांधी जी और वर्किंग कमेटी में जो लोग उनके गुट के माने जाते हैं वे सभी दक्षिणपंथी नेता हैं। उनके विरोधी वह चाहे जो भी हों वामपंथी हैं। यह मुझे बिल्कुल गलत चित्रण जान पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत से तथाकथित वामपंथी तथाकथित दक्षिणपंथियों से की अपेक्षा कहीं अधिक दक्षिणपंथी हैं। कठोर भाषा और कांग्रेस के पुराने नेतृत्व पर हमला करने की क्षमता राजनीति में वामपंथियों की परख नहीं है। ये ऐसा वो लेटर लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं। इसमें अब समस्या क्या आती है कि जब अध्यक्ष पद पर उनका चयन हो जाता है तो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में एक रिसोल्यूशन पास होता है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रिसोल्यूशन होगा उसमें ये पास होता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो गांधी के अनुशंसा पर होंगे और गांधी के आदर्शों पर होंगे और वो गांधी तय करेंगे, जिसको हम पंथ रिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब समस्या आ गई कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो कांग्रेस के स्थापित नेतृत्व था उसका वर्चस्व था। अब सुभाष चंद्र बोस को समस्या ये आ रही थी कि इसका चयन कैसे किया जाए। अब इनके बीच में समस्या उत्पन्न हो रही थी। ये चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस कि हम इन तरह के मुद्दे उठाएंगे तो लेफ्ट कंसोलिडेशन होगा। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो हमारा समर्थन करेगी, लेकिन उन्हें वहाँ से समर्थन नहीं प्राप्त होता है। इवन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी अपने लेख के द्वारा ये कहते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो गांधीयन नेतृत्व का जो वैकल्पिक राजनीति का खाका सुभाष चंद्र बोस प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अभी संभव नहीं है, नहीं इसकी ज़रूरत है और इन्हें समर्थन नहीं मिलता है। अब ये
महात्मा गांधी से भी इनकी बातचीत चलती है, लेटर का पत्राचार होता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच लेटर, पत्राचार, टेलीग्राम का आदान प्रदान होता है और मामला वहीं पर उलझा हुआ है। मामला ये है, ये चाहते हैं, महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चयन का अधिकार हमें होना चाहिए या आपके इच्छा अनुसार होनी चाहिए। यदि आपके इच्छा अनुसार होगी तो हमारे और आपके रास्ते अलग होंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम आप पर कोई अपनी इच्छा आपके ऊपर लादना नहीं चाहते हैं। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्यों का चयन आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिए। लेकिन समस्या क्या थी कि पंत रिसोल्यूशन के अनुसार जो नीति थी, जो कार्यक्रम था, जो सदस्यों का चयन करना था, वो गांधी के सलाह पर ही करना था, क्योंकि उसे सुभाष चंद्र बोस बंधे हुए थे, क्योंकि वह निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का था। गांधी ने कहा कि मैं आप पर कोई अपना नियम, कोई भी अपना बात नहीं थोपना चाहता हूं, आप आज़ाद हैं, आप कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू इसमें इंटरफेयर करते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू की पर विश्वास भी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की वो विश्वास इस पर करते थे कि गांधी नेतृत्व को चुनौती देने में जवाहरलाल नेहरू साथ देंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि हिज माइंड इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड हार्ट इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। हार्ट जो है वो महात्मा गांधी के पास है, नेहरू का हार्ट। नेहरू गांधी जी को भी पत्र लिखते हैं। वो कहते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि देखिए, सुभाष को ऐसा लग रहा है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। गांधी जी को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू, और वो कहते हैं कि आप ही एक हैं, कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ इस जो पॉलिटिकल इम्पास है, जो डेडलॉक है, इसका समाधान बापू आपके हाथों में है, आप कुछ कीजिए। हमारी सुभाष चंद्र बोस से बातचीत हुई है, वो तैयार हो गए हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन आपके अनुसार हो। फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच भी बातचीत होती है और फाइनली कुछ नहीं तय हो पाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक पॉलिटिकल टेनेसिटी है सुभाष चंद्र बोस के पास थी, वो झुक नहीं पाते हैं। वो कांग्रेस नेतृत्व को, गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं अपने एक लेखन में कि मैं फूल की तरह मुलायम हूँ और पत्थर की तरह कठोर हूँ, और मैंने देखा है कि मैं अपने पत्नी और अपने बड़े बेटे का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की नज़र से मैं हट गया हूँ। और वो बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन करें। मूलतः इन सब के बावजूद समझौता नहीं हो पाता है और सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस नेतृत्व को, जो कांग्रेस और कांग्रेस की जो बुनियादी जो आंदोलन का सिद्धांत था, कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि कहीं ये रास्ते से भटक न जाए। और आज़ादी मिलने में अभी बहुत टाइम नहीं था, आज़ादी मिलना था, ये निश्चित था। एक सुभाष चंद्र बोस पर एक पुस्तक है ह्यूग ट्वेन की, स्प्रिंगिंग टाइगर, कूद उछलता हुआ शेर। वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं, शेर।
सुभाष चंद्र बोस मतभेद होता है, कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर काम करेगी, ये उनका कहना था। लेकिन उनकी जो गतिविधि होती है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये एक नेगेटिव संगठन के रूप में उभर कर आ रहा है, ये कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहा है, ये जो इनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है और फांसीवाद और नाजीवाद के मुद्दों पर भी वो उसी तरह का स्लोगन दे रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब नाजीवाद और फांसीवाद है वह भी रेडिकल एंड पॉपुलर स्लोगन देता था, समाजवाद की बात करता था, लेकिन वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करता है, उसके चेहरे कुछ और हैं, भाषा कुछ और है। तो जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि मैं फासिस्ट हूँ, क्या मैं नाजी हूँ? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, आप नहीं हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक और आप फांसीवादी विचारधारा रखते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट और एडवेंचरिस्ट एलिमेंट है, इसी तरह के पॉपुलर और रेडिकल स्लोगन के द्वारा आपके संगठन में आ सकते हैं, जिससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वर्धा में भी 1940 में वर्धा में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या नीति अपनाना है, ये अंतिम मुलाकात थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की। फिर वो गांधी जी से भी मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी पैरवी करते हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस पर बैन लगा दिया गया था। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ पर ये एंटी कॉम्प्रोमाइज अधिवेशन कर रहे थे कि समझौतावादियों के विरुद्ध हम एक अधिवेशन कर रहे हैं, कांग्रेस की समझौतावादी नीति के विरुद्ध। तो इन पर बैन लगा दिया जाता है कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, ये जो राजनीतिक गतिविधि कर रहे थे तो कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये जो इन पर बैन है, प्रतिबंध है, इसे हटा दिया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, महात्मा गांधी को लेटर लिखते हैं। महात्मा गांधी गुरुदेव को कहते हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें, हमें बैन हटाने में कोई दिक्कत नहीं। और वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है स्पॉइल्ड चाइल्ड हो गया है। फिर 1940 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है कलकत्ता में। हॉलवे एक स्मारक है, उसको हटाने का ये आंदोलन कर रहे थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 16-17 जनवरी 1941 को गिरफ्तार करने के बाद फिर इन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। इनकी तबीयत खराब होती है तो फिर ब्रिटिश हुकूमत इनको हाउस अरेस्ट कर लेता है, इनको छूट दे देता है। 16-17 जनवरी 1941 को एक प्लान के तहत कलकत्ता से ये निकल जाते हैं, कालका मेल ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़ करके पेशावर जाते हैं। जो व्यक्ति है भगत राम तलवार, जिसका नाम एक दूसरा रूपांतरित नाम है, वो इन्हें सहयोग प्रदान करता है और इनकी योजना होती है कि हम सोवियत संघ जाएंगे। लेकिन पेशावर से फिर काबुल जाते हैं, काबुल से एम्बेसी में ये प्रयास करते हैं कि सोवियत संघ हम चले जाएं, लेकिन इन्हें जर्मनी का मौका मिल जाता है। ये जर्मनी जाते हैं और वहाँ पर जर्मनी में जाने के बाद इन्हें ये जो नाजी नेतृत्व है उससे मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। इनकी 1942 में हिटलर से मुलाकात होती है और 1933 में भी जब वो जर्मनी गए थे तो सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि जो हिटलर का मेन कैंप है
उसमें जो भारत विरोधी बातें हैं उसको उनको हटा देना चाहिए। हालांकि 1933 में उनकी हिटलर से मुलाकात नहीं होती है। 1942 में जब मुलाकात होती है तो हिटलर बोलता है, उनको सुभाष चंद्र बोस को सलाह देते हैं कि आपको जापान से सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ये चाहते हैं कि भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस इस बात की वकालत कर रहे थे कि हमारे तरीके कुछ भी हों, हमारा मुख्य उद्देश्य देश की आज़ादी है, मातृभूमि की आज़ादी इनका मुख्य उद्देश्य है। तो वह हिटलर का सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन हिटलर सलाह देता है कि आपको जापान से सहयोग लेना चाहिए, आंतरिक दबाव हो और बाहरी दबाव हो, उसी से भारत की आज़ादी मिलेगी। उनको सलाह देते हैं कि आप जापान से कीजिए। जर्मनी रूस पर आक्रमण भी करता है। उस समय ये नाजी नेतृत्व को बताने का प्रयास करते हैं, जो छोटा नेतृत्व है, कि भारत में इसे अच्छा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों की सहानुभूति सोवियत संघ के साथ होगी और हमारा पोजीशन भारत में ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये जो राजनीतिक गतिविधि है, ये जो आक्रमण है, भारत में ठीक नहीं लिया जाएगा। ये अपना संदेश किसी नाजी सहयोगी के द्वारा, माने नाजी जो संगठन के कुछ जो लोग हैं, उसको ये बताने का प्रयास करते हैं। अब शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, इसका ज्ञात नहीं है। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जापान की यात्रा पर निकल जाते। वो बोलते हैं कि पनडुब्बी जहाज़ की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये पनडुब्बी जहाज़ से ये जापान की बहुत कठिन परिस्थितियों में वो जापान टोक्यो की तरफ प्रस्थान करते हैं और ये जापान पहुंच जाते हैं। जापान में ये पहुंचने के बाद फिर ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्री, वहाँ पर सिंगापुर में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो मोहन सिंह का जो आज़ाद हिंद फौज है और रास बिहारी घोष का इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो ठीक स्थिति में नहीं था, इन्हें नेतृत्व संभालने के लिए ये दोनों आदमी बोलते हैं। और उस अधिवेशन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि अंधेरे में और उजाले में, दुख और सुख में, व्यथा और विजय में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें भूख, प्यास, अभाव, फोर्स मार्च और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम जीवन और मृत्यु पथ पर मेरा अनुसरण करोगे तो मैं तुम्हें विजय और स्वाधीनता तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जुद्घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। हमारे बचे हुए योद्धा एक कब्रगाह, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कब्रगाह दिल्ली के लाल किले पर फतह का परचम लहराएंगे। परचम लहरा नहीं लेते तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। और फिर वो भाषण देते हैं 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की सरकार, एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, जिसकी मान्यता 9 विदेश के 9 देश उसे मान्यता देते हैं और ये चाहते हैं कि अब जापान के सहयोग से भारत को आज़ादी दिलाना है। और अपनी सेना का रेजिमेंट का वो गठन करते हैं। एक झांसी की रानी रेजिमेंट होता है, एक नेहरू, गांधी और आज़ाद के नाम पर रेजिमेंट का वो गठन करते हैं। और वो 29 दिसंबर 1943 को अंडमान पहुंचते हैं और वहाँ भाषण देते हुए कहते हैं कि वो फ्रांसीसी क्रांति का जो बेस्टिल पतन हुआ था, उससे तुलना अंडमान का करते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन है। जिस तरह फ्रांस में बेस्टिल पतन हुआ था,
1789 में। मार्च 1944 में इम्फाल पर आक्रमण करते हैं जापानी आज़ाद हिंद फौज और जापान के सहयोग से। 18 मार्च 1944 को वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं और कोहिमा में भी प्रवेश कर जाते हैं। 6 जुलाई 1944 को नेताजी रंगून रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक अपील जारी करते हैं। उस अपील में वो समकालीन संघर्षों का एक खाका प्रस्तुत करते हैं। वो गांधी जी की भूमिका को रेखांकित करते हैं। वह अपने देश छोड़ने के कारणों को न्यायसंगत ठहराते हैं। वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति और नीयत की आलोचना करते हैं। ये अपील महात्मा गांधी को संबोधन करते हैं। वो कहते हैं महात्मा गांधी के नाम संदेश में कि मैं सचमुच यह मानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजार कर तैयार रहना पड़ेगा। अगर मुझे कोई भी उम्मीद होती कि इस युद्ध जैसा एक और मौका, आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता नहीं। मैंने जो भी किया है अपने देश हित के लिए किया है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने, भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने और नई दिल्ली के वायसराय हाउस पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराने तक चलता रहेगा। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। लेकिन तब तक मॉनसून आ चुका होता है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पास सैन्य शक्ति है, एयर फैसिलिटी है और इन्हें जापानी सैनिक कमांडर सलाह देता है कि अब हमें पीछे रिट्रीट करना पड़ेगा। और फिर ये लोग रंगून आ जाते हैं। फिर इन्हें सलाह दी जाती है कि आपको, और ये जब रंगून आते हैं तो कहा जाता है कि रंगून पर भी अब ब्रिटिश हुकूमत कब्जा करेगा, हमें बैंकॉक चलना चाहिए। मोटर खराब हो जाता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि जो हमारी सैनिक वीरांगनाएं हैं उनको साथ लेकर के पैदल कुछ मीलों पैदल चलते हैं और पुनः ये बैंकॉक वापस आते हैं। वहाँ पर तब तक ये देखा जाता है कि जापान भी 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध में। अब इन्हें तभी हार नहीं मानते हैं। ये इन्हें लगता है कि अब हमें सोवियत संघ का सहायता लेना चाहिए और जापान के समर्पण के बाद भी अब कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज सैनिकों को कि इन्हें अवकाश दिया जाता है। और उन्होंने साथियों से कहा, एक भाषण देते हैं कि दिल्ली पहुंचने के रास्ते कई हैं, दिल्ली अब भी हमारा लक्ष्य है। भारत आज़ाद होगा और जल्द होगा। हमारी अस्थायी सफलता से हताश न हो। दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम नहीं रख सकता। और वो चाहते हैं कि इसी के साथ सोवियत संघ पर उन्हें विश्वास था। 1941 में भी विश्वास था कि सोवियत संघ में शायद हमें जाने का मौका मिल जाए। लेकिन अब ये प्लान बनाते हैं कि अब हम टोक्यो जाएंगे और वहाँ से फिर हम कोई रास्ता ढूंढेंगे। ये इनके टोक्यो को जाने की व्यवस्था होती है। 15 अगस्त 1945 को हबीबुर रहमान, ये जो इनके सहयोगी थे, उनके साथ बैंकॉक और एयरपोर्ट से
वो टोक्यो की यात्रा करते हैं। लेकिन 18 अगस्त को ताइवान में वो ताइपेई पर जब वो रुका था जो प्लेन, फिर वो प्लेन जब चलता है तो वो प्लेन ध्वस्त कर जाता है और सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकलते हैं उस प्लेन से, लेकिन मिट्टी के तेल वगैरह होने के कारण वो जल जाते हैं और वहीं पर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है ताइपेई में। और जो उनके साथी थे, जो हबीबुर रहमान जो साथी थे, वो आई विटनेस हैं, वो बताते हैं कि वहीं पर उस शाम को उनकी मृत्यु हो जाती है। 23 अगस्त 1945 को इसकी घोषणा जापान रेडियो से होता है और उनके अस्थि कलश को वहीं के मंदिर में एरेंको जी मंदिर में रख दिया जाता है। ये जो सूचना है उनके जो सहयोगी थे हबीबुर रहमान, ये भी देते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। और सुभाष चंद्र बोस के जो पोते हैं, उनके बड़े भाई के पोते सुगाता बोस, जिन्होंने किताब लिखी है हिज मैजेस्टी ओपोनेंट, वो भी इस बात को कन्फर्म करते हैं। लेकिन भारत में ये एक विवाद का विषय बना कि सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो एक बर्निंग जील था, जो उनकी चुंबकीय शक्ति थी, जो उनमें एक सैक्रिफाइशियल राष्ट्रभक्ति जो थी, जो उनका एक दृढ़ता था, उससे बंगाल में और भारत के कुछ क्षेत्रों में एक लोगों में एक आकर्षण पैदा किया और उसके कारण बहुत लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि शायद सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं हैं। लेकिन ये इन तथ्यों से लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। और जो भारत सरकार ने जो अपनी ऑफिशियल जो कमेटी गठित की, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, जो हमारे सामने है। अब अभी वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि इनकी जो सुभाष चंद्र बोस की जो मिलिटेंट जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसे कुछ जो राजनीतिक संगठन हैं उसे अप्रोप्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम अंत में ये कह सकते हैं कि इन सारी इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी हम मानते हैं कि कहीं कहीं पर इनमें वैचारिक फिसलन था। इन सब के बावजूद भी वो कहीं कहीं जो एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करते थे, जो कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार नहीं था और जो पूरे देश की आज़ादी खतरे में पड़ जाती और देश को आज़ाद होना था, ये तय था। इसीलिए एक जो स्कॉलर हैं उन्हें कहा कि स्प्रिंगिंग टाइगर की तरह, कि कहीं कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ये मिसरीड किए। ग्रोपिंग इन द डार्क, अंधेरे में छलांग लगाना हुआ। आप किसी भी ये छलांग लगाने जैसा ये मिसरीड, यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विश्लेषण करने में कहीं गलती हो गई, अन्यथा और रास्ते और अलग होते। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सुभाष चंद्र बोस की जो एक सैक्रिफाइशियल राष्ट्रभक्ति है, जो देश को आज़ाद करना है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सिंबल के रूप में उभर कर आते हैं और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।